नमस्कार प्रिय साथियों, सारथी की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। अपन सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक विभाजन। और राजस्थान को भौतिक दृष्टि से अपन 4 भागों में विभाजित करके पढ़ रहे थे, जिसमें से सबसे पहले का नाम है महान मरुस्थल, उसके बाद अरावली की पहाड़ियाँ, उसके बाद पूर्वी मैदान और उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। सबसे पहला अपन ने हेडिंग बनाई और उसको पढ़ना शुरू किया था, जिसका नाम है महान मरुस्थल। और महान मरुस्थल को भी पुनः अपन ने 2 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसका नाम है शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। जिसमें से सबसे पहले अपन ने कंप्लीट अध्ययन किया शुष्क मरुस्थल का। और शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा था अपन ने। एक तो था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। उम्मीद करता हूं आप इन्हीं सब चीज़ों को बहुत व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। किन्हीं विद्यार्थियों का कमेंट आया कि सर नोट्स नहीं बना पाते हैं, आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है और नेक्स्ट स्लाइड भी। तो आज मैं धीरे कर देता हूं स्पीड को और बहुत व्यवस्थित रूप से आराम से वर्डों को बोलते हुए अपन आगे पढ़ेंगे और आप बहुत ढंग से सिस्टमेटिक नोट्स बनाते चलिएगा। एक एक चीज़ अपन राजस्थान ज्योग्राफी की क्लियर करते चलेंगे, ये वादा है मेरा आपके साथ में। आप जुड़े रहिए और आप उस ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनको वाकई में ज़रूरत है कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए और आगे निकट भविष्य के आने वाले एग्ज़ामों के अंदर उसके काम आए। तो ऐसे ज़रूरतमंद तक आप घर बैठे उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो, तो शेयर कर सकते हो। यदि आपको बढ़िया लग रही है ये क्लासें तो अवश्य आप इस चीज़ का सपोर्ट करिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है कि काफ़ी सारे लोगों तक पहुँची और काफ़ी सारे लोग उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी चीज़ के साथ आगे आज अपन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में भी सेकंड टॉपिक जिसका नाम है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। और महान मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित कर लिया था। राजस्थान के 12 जिलों के अंदर महान मरुस्थल फैला हुआ है और 12 जिलों में से सबसे फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा जिसका नाम है शुष्क मरुस्थल, यहाँ से पढ़ लिया, इसका नाम था शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को ए पॉइंट बना के हेडिंग बना के पढ़ा था अपन ने। इसको हमने 2 भागों में बांटा, जिसका नाम स्मॉल ए में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और बी पॉइंट बना के हेडिंग था जिसका नाम था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त। इसमें अपन ने पढ़ा राजस्थान में टीले और टीलों के प्रकार। और इसमें अपन ने पढ़े थे अनेक सारी खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, खड़ीन क्या है, तली क्या है, पोखर क्या है और लाठी सीरीज क्या है और किस क्षेत्र में स्थित है। और आज अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध यानी कि ऐसा मरुस्थल जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 40 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। इसका नाम क्या है तो बताओगे? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किसे 2 भागों में विभाजित करती है? तो मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित कर देती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लगभग 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या फिर यहाँ डॉट डॉट करके जो स्थित है, इन पहाड़ियों को पढ़ा जाता है कौन सी? अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित इस मरुस्थल को हम पढ़ते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के नाम से। इस अर्धशुष्क मरुस्थल को भी पुनः कितने भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए 4 भागों में बांटेंगे इसको। सबसे फर्स्ट स्मॉल ए करके यहाँ पे एक हिमालय का जल राजस्थान में लाने वाली एकमात्र नदी है, जिस नदी का नाम कौन सा है? घग्गर। तो इसका जो अपना अध्ययन का विषय रहेगा वो होगा घग्गर का मैदान। दूसरा बी पॉइंट बना करके और यहाँ से जो अध्ययन का विषय है इसका नाम है शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। सी पॉइंट बना के यहाँ से नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और डी पॉइंट बना के अंतिम हेडिंग है जिसका नाम है लूणी बेसिन, यानी किस नदी के आसपास का क्षेत्र? तो लूणी नदी के आसपास का, अतः इसे हम बोलेंगे लूणी बेसिन। या इसी क्षेत्र के आसपास को हम पहले पढ़ चुके जिसको बोला जाता है गोडवाड़ प्रदेश। महान मरुस्थल में अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश,
नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन के नाम से इसको अध्ययन किया जाता है। सबसे फर्स्ट आप हेडिंग बना लेना घग्गर का मैदान और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको पढ़ेंगे आगे चल करके, जिसका नाम है घग्गर का मैदान। तो नेक्स्ट देखिएगा आप अपनी कॉपी में भी आप हेडिंग के फॉर्मेट में बना लेना, जिसका नाम है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान। हिमालय का जल राजस्थान में लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो उस नदी को बताओगे घग्गर नदी। और घग्गर अपने आप में किस प्रकार की नदी है, तो नदियों वाले चैप्टर में विशेष डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार आप इसको जान लेना कौन से प्रवाह की नदी है, तो बताओगी आंतरिक प्रवाह की। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ क्या होती है, तो ये जानोगे कि ऐसी नदियाँ जो अपना जल किसी समुद्र या सागर में नहीं गिराएं और बहते बहते विलुप्त हो जाएं, उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। घग्गर का मैदान राजस्थान के किन किन जिलों में स्थित है, तो एक जिले का नाम बताओगे गंगानगर है, और गंगानगर के बाद अगला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर का मैदान स्थित है। और इन्हीं दोनों जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है, तो जवाब आना चाहिए नहरों के माध्यम से। ये जिले सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से सिंचाई करते हैं, तो जवाब दोगे नहरों के माध्यम से। और नहरों के माध्यम से इन जिलों में सिंचाई की जाती है, तो नहरों के द्वारा जल अनियंत्रित होकर पूरे क्षेत्र विशेष में फैल जाता है, और जिससे यहाँ की मृदा लगातार कैसी हो रही है, तो जवाब दोगे अनउपजाऊ हो रही है। और इसी अनउपजाऊ वाली समस्या को एक सैम की समस्या के नाम से पढ़ा जाता है। घग्गर का मैदान राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे नाली, या फिर इसी को ही किस नाम से जाना जाता है, पाट के नाम से जाना जाता है। नाली या पाट क्या है, तो बताओगे घग्गर का मैदान राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाली या पाट कहलाता है। और इन सेंस आपसे पूछ लें कि नाली क्या है, तो जवाब दोगे एक भेड़ की नस्ल है, और इसी भेड़ की नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब दोगे नाली। तो नाली नस्ल की भेड़ राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा मिलेगी, गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में अधिक नहरों द्वारा सिंचाई करने से एक यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई है। उस समस्या को आप व्यवस्थित रूप से समझिएगा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के इस धरातलीय क्षेत्र के ऊपर, मान लो कि ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का धरातल का ऊपरी भाग है, जहाँ पे धरातल का ऊपरी भाग है, और इस धरातल के ऊपरी भाग पर नहरों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जल छोड़ दिया जाता है, और वही जल रिस करके नीचे कौन से जल में मिलने के लिए गमन करता है, तो उस जल को बताओगे भूमिगत जल में मिलने के लिए वो जल जाता है। और यहाँ पे ऐसे आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे भूमिगत जल है। अपन ने जो मेन पढ़ने का उद्देश्य है कि इस घग्गर के मैदान के अंदर अधिक सिंचाई करने से एक समस्या उत्पन्न हो चुकी है, और उस समस्या को हम पढ़ते हैं कौन सी समस्या, सैम की समस्या। तो आपकी कॉपी में भी हेडिंग बना लेना सैम की समस्या। सैम की समस्या, इसे ही और कौन सी समस्या बोला जाता है, तो इसको ही बोला जाता है जल भराव की समस्या। जल भराव की समस्या, और इसे इंग्लिश में वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम व्यवस्थित रूप से आप समझिएगा साइंटिफिक तरीके से कि यह वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम या जल भराव की समस्या क्या है, सैम की समस्या। तो समझिएगा इसको। गंगानगर हनुमानगढ़ में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से सिंचित जल कौन से जल में मिलने के लिए जाता है, भूमिगत जल में। लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ के नीचे एक परत पाई जाती है, जिस परत को बोला जाता है, कौन सी परत है, चूने की परत है। और इस चूने की परत के ऊपर जाकर के ये वाला जल यहाँ पे जम जाता है, यानी कि इस जगह पे जाके रुक जाएगा। और इस जगह पे जाके रुकेगा, तो अब आप इस चीज़ को इस फॉर्मेट में समझो कि ये इस तरीके से एक दीपक बना हुआ है, और इस दीपक के अंदर तेल डाल करके बाती लगाई जाती है। तो यहाँ पे ये जलता रहता है, और जलने से जो तेल ऊपर चढ़ता है उसमें भी एक साइंस का सिद्धांत काम करता है। वो कौन से सिद्धांत से तेल ऊपर जाता है, तो सुनिएगा, इस सिद्धांत को बोला जाता है केशिकात्व सिद्धांत।
यानी इस सिद्धांत का नाम कौन सा है तो बताओगे केशिकात्व सिद्धांत। केशिकात्व सिद्धांत, केशिकात्व सिद्धांत, या इसे ही कौन सी पद्धति कहा जाता है तो जवाब दोगे कैसाकृषण पद्धति। कैसाकृषण पद्धति। और इस कैसाकृषण पद्धति से गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जल वापस ऊपर चढ़ता है। कैसे ऊपर चढ़ेगा तो ये सिंचित जल इस चूने की परत के ऊपर आके जम जाता है और इससे ही पुनः वापस धरातल के ऊपर आता है। और यहाँ के ऊपरी भाग और धरातलीय भाग को किस टाइप से बना देता है तो बताओगे कैसा बना देता है, दलदली बना देता है। यानी कि सैम की समस्या की एक प्रोसेसिंग पूरी होती है जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसे बन चुकी है, दलदली बन गई। और दूसरा यहाँ पे पुनः जल किस सिद्धांत से ऊपर आता है तो सिद्धांत जरूर याद रखिएगा आप, केशिकात्व सिद्धांत या कैसाकृषण पद्धति के तहत ऊपर आता है। उसके बाद जब यहाँ से सूर्य सीधा चमकता है और सूर्य के सीधा चमकने से धरातल के ऊपर जो नमी आई थी या जो जल था वो लगातार वाष्पीकरण से उड़ता चला जाता है। और उड़ते चले जाने से इस यहाँ की मिट्टी में लगातार किसकी मात्रा बढ़ती रहेगी तो बताओगे सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ती रहेगी। और सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ती रहने से इस मिट्टी के अंदर लगातार किसकी मात्रा बढ़ेगी, NaCl की। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ने से यहाँ की मृदा कैसी हो चुकी है तो जवाब दोगे क्षारीय हो चुकी है। और मृदा का दलदली और क्षारीय होना ही इजिकल टू कौन सी समस्या कहलाता है तो जवाब दोगे आप सैम की समस्या कहलाता है। सैम की समस्या। मृदा क्षारीय कैसे होती है तो इस चीज को भी आप समझ लो कि मृदा का पीएच मान निकालने के लिए कौन सी स्केल का इस्तेमाल किया जाता है तो उस स्केल का नाम लोगे आप पीएच स्केल का यूज किया जाता है। मृदा का पीएच मान के अनुसार मृदा कितने प्रकार की होती है तो जवाब दोगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है तो एक 0 से लेकर के कहाँ तक संख्या अंकित होती है 7.0, और 7.0 से लेकर के फिर कहाँ तक अंकित होती है संख्या 14। यदि किसी मिट्टी का मान 0 से लेकर के 7 से कम है तो वो मृदा कौन से गुण की होती है तो उस मृदा को बताओगे आप अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। यदि किसी मिट्टी का मान एग्जैक्ट 7.0 है तो वो मिट्टी कौन सी प्रवृत्ति की होगी तो उसको आप बताओगे उदासीन प्रवृत्ति की। और यदि किसी मिट्टी का मान 7 से लेकर के 14 के बीच में है तो वो मृदा कौन से गुणों की होती है तो बताओगे उसी को ही हम बोलते हैं कौन सी मृदा, क्षारीय मृदा, या इसी को ही कौन सी मृदा कहा जाता है, नमकीन मृदा, या इसे ही कौन सी मृदा के नाम से संबोधित किया जाता है तो जवाब आना चाहिए लवणीय मृदा के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ की मृदा अधिक सिंचाई करने के कारण कैसी हो रही है तो बताओगे क्षारीय, नमकीन या लवणीय होती है। और क्षारीय मृदा का मान हमेशा पीएच से 7 से ज़्यादा होता है। एक बात आप जरूर याद रखिएगा, यदि किसी मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है तो वो मृदा सबसे ज़्यादा कौन से गुणों की होती है तो जवाब दोगे कौन से गुणों की रहेगी, उपजाऊ क्षमता। मिट्टी की सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षमता किससे किसके बीच में होती है तो 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। इससे ज़्यादा चली गई तो मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाएगी और इससे कम हो गई तो अधिक मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। जब जब मिट्टी अधिक क्षारीय होती है तब तब किसका छिड़काव करना चाहिए तो इसके समाधान के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम का छिड़काव करना चाहिए। या फिर किसका उपयोग करना चाहिए या कौन सा पौधा लगाना चाहिए तो उस पौधे का नाम कौन सा रहेगा, यूकेलिप्टस पौधा। यूकेलिप्टस पौधा, यूकेलिप्टस पौधा। और इसी को ही हिंदी में किस नाम से जाना जाता है तो बताओगे सफ़ेदा पौधा। सफ़ेद रंग का होता है और आसपास में से नमक की मात्रा को चूस लेता है और मिट्टी की क्षारीयता के गुण को कम कर देता है। इसे ही बोलते हैं यूकेलिप्टस पौधा या जिप्सम। तो सैम की समस्या के लिए समाधान के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिप्सम के छिड़काव का या यूकेलिप्टस पौधा का। इसी सैम की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सैम की समस्या से
सर्वाधिक प्रभावित सैम की समस्या से पहले तो कौन कौन से जिले प्रभावित हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले का नाम कौन सा है, तो उस जिले का नाम लोगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद प्रभावित जिले का नाम कौन सा है, गंगानगर। और गंगानगर के बाद प्रभावित जिले का नाम कौन सा है, तो सैम की समस्या से प्रभावित जिलों के नाम है हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर है। और इसी हनुमानगढ़ का एक गांव है, उस गांव का नाम कौन सा है, बड़ोपाल गांव है। यदि आपसे पूछ लें कि सैम की समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्तमान में गांव कौन सा है, बड़ोपाल गांव कौन से जिले का है, हनुमानगढ़ का है। इसी सैम की समस्या से निजात पाने के लिए, इसी सैम की समस्या से निजात पाने के लिए एक डेट आप याद रखिए, 19 फरवरी 2015 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक योजना की लॉन्चिंग की, जिस योजना को बोलते हैं कौन सी, तो जवाब आना चाहिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, या इसी को ही इंग्लिश में बोला जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत भारत में कब हुई, 19 फरवरी 2015 को। और इस योजना की शुरुआत भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहाँ से की, तो उस एक जगह का नाम बताओगे, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ जगह किस जिले की है, तो उस जिले का नाम आना चाहिए, कहाँ की हो जाएगी, गंगानगर से। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सूरतगढ़, गंगानगर से होती है। और इस योजना का एक नारा है, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा क्या है, तो इस नारे को सुनिएगा, स्वास्थ्य धरा, स्वास्थ्य धरा, स्वास्थ्य धरा तो खेत कैसा रहेगा, हरा, स्वास्थ्य धरा खेत हरा किस योजना का नारा है, तो जवाब आना चाहिए आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा है। नेक्स्ट है, सैम की समस्या वर्तमान में एक कैसी समस्या या कैसा संकट है, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्तमान में एक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो चुका है, इसे ही हम कहते हैं कौन सी समस्या, तो जवाब आना चाहिए सैम की समस्या। ये इसकी फर्स्ट हेडिंग थी जिसका नाम था घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान के रूप में इसको अपन ने पढ़ा। राजस्थान के उत्तर दिशा में फैला हुआ ये मैदान घग्गर का मैदान। अब इस अर्ध शुष्क प्रदेश है, या इसी को ही इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे सेमी एरिड, सेमी एरिड डेजर्ट। सेमी एरिड डेजर्ट की बी पॉइंट बना करके सेकंड हेडिंग के रूप में बना लेना आप, शेखावटी प्रदेश। और शेखावटी प्रदेश की स्थापना राव शेखा ने की थी, और इसके अंदर 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू से मिलकर के एक क्षेत्र बनता है जिसको अपन बोलते हैं शेखावटी प्रदेश के नाम से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, शेखावटी प्रदेश, यानी आप लोग अर्ध शुष्क मैदान की दूसरी हेडिंग के रूप में बना लेना, शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश राजस्थान के किस दिशा में स्थित है, तो एक बार देखिए आप इस दिशा को, ये राजस्थान की दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, या फिर आप इसको ही कहिएगा कौन सी, नॉर्थ है। ये राजस्थान की दिशा कौन सी है, तो बताओगे पूर्व दिशा, और या फिर इसको ही कहते हैं हम कौन सी दिशा, ईस्ट के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे एक जिला स्थित है चूरू, इस जिले का नाम है सीकर, और इस जिले का नाम कौन सा है, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू में क्षेत्र को मिलाकर के शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ से नदियों के द्वारा लाकर के किसी क्षेत्र विशेष में अगर ओढ़ा दी गई मिट्टी होती है, तो ऐसी मिट्टी को कौन सी मृदा कहा जाता है, तो बताओगे जलोढ़ मृदा। यानी कि शेखावटी प्रदेश किस मृदा से बना हुआ क्षेत्र है, तो जवाब दोगे जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है, तो सुनिएगा, ऐसी मृदा जो जल के द्वारा लाकर के किसी क्षेत्र विशेष पर ओढ़ा दी जाती है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा के कितने भाग होते हैं, तो जलोढ़ मृदा के 2 भाग होते हैं। एक जलोढ़ मृदा को, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है खादर कहते हैं। और एक यदि आपसे पूछ लें कि प्राचीन जलोढ़ मृदा, प्राचीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पढ़ा जाता है बांगर के नाम से। प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं,
बांगर कहते हैं। अब एक चीज आपके पास में निकल के आई कि शेखावटी प्रदेश किस मृदा से बना हुआ क्षेत्र है, तो उसका बताओगे बांगर मृदा से क्षेत्र बना हुआ है। बांगर मृदा उपजाऊ तो होती है लेकिन किसके मुकाबले कम उपजाऊ होती है, खादर। बांगर और खादर दोनों किसके भाग होते हैं, तो जवाब दोगे जलोढ़। और दुनिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षमता वाली मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ में भी सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षमता वाली कौन सी मृदा है, तो खादर है। और खादर मृदा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पूर्वी मैदान में। यदि आपसे पूछ लें कि शेखावटी प्रदेश किस मृदा से बना हुआ क्षेत्र है, तो शेखावटी प्रदेश बांगर मृदा से बना हुआ क्षेत्र है। और इस बांगर मृदा के अंदर नदियां बहते बहते किस तरीके से प्रतीत हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी नदी है, तो बताओगे कौन सी नदी है, कांतली नदी। इसको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कांतली नदी का उद्गम खंडेला सीकर से होता है, चूरू की सीमा पर जाकर के और झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। यानी राजस्थान के कितने जिलों में चलती है, 2 जिलों में। खंडेला सीकर से उद्गमित होकर के झुंझुनू में जाके समाप्त हो जाती है। वो नदी कौन सी है, कांतली। और इससे ये प्रतीत होता है कि इस शेखावटी क्षेत्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका एक और नाम मिल सकता है, आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र। आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र, आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र। आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र का अर्थ है कि नदियां बहते बहते विलुप्त हो जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक जल प्रवाही। तो राजस्थान के किस दिशा में आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र स्थित है, तो राजस्थान की दिशा उत्तर। और यह राजस्थान की दिशा कौन सी है, और राजस्थान के उत्तर पूर्व में या फिर शेखावटी वाले क्षेत्र को ही किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहते हैं। आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर, शेखावटी क्षेत्र में एक आप ऐसी हेडिंग बना लेना, बीड़। बीहड़ अलग है, अभी नहीं बता रहा हूँ उसको, हाड़ौती प्रदेश पढ़ेंगे तब एक ऐसी चीज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, बीहड़। बीहड़ क्या है, तो चंबल नदी के द्वारा बनाई गई उत्खात भूमिया या खड्डों को किस नाम से जाना जाता है, बीहड़ कहते हैं। बीड़ क्या है, तो सुनिए इस चीज को, शेखावटी क्षेत्र में घास भूमियों को, चारागाह या चरणोत को बीड़ कहा जाता है। बीड़ क्या है, तो शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में चारागाह, शेखावटी क्षेत्र में चारागाह ऑब्लिक इन्हें ही क्या बोलते हैं, चरणोत। चरणोत को किस नाम से जाना जाता है, तो बीड़ कहते हैं। या फिर एक लाइन में और जवाब देना हो तो शेखावटी की घास भूमियों को, शेखावटी की घास भूमियों को, शेखावटी की घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब दोगे बीड़ कहते हैं। इसी के अलावा शेखावटी में वर्षा जल को स्टोर करने के लिए अस्थायी कुएं खोदे जाते हैं जिनके ऊपर एक मात्रा लगती है और ऐसे एक ऐसा शब्द लिखा जाता है जिसको बोला जाता है जोहर। यदि आपसे पूछ लें कि जोहर क्या है, तो जवाब दोगे शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में जल स्टोर करने के लिए अस्थायी कुएं खोदे जाते हैं जिन्हें जोहर या फिर किस नाम से जाना जाता है, तो बता दोगे जोहड़ कहते हैं। जोहर या जोहड़ क्या है, तो बताओगे शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए, शेखावटी क्षेत्र में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए, वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए, वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए खोदे गए अस्थायी कुएं, खोदे गए अस्थायी कुएं। और अस्थायी कुओं को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे जोहड़ या जोहर कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में कौन से टीलों की सबसे ज़्यादा प्रधानता है, तो एक ऐसे टीलों का नाम लोगे जिस टीलों का नाम कौन सा है, बरखान टीले। और बरखान टीले राज्य के सबसे ज़्यादा कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसका नाम बताओगे शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये विशेषता है किस भौतिक प्रदेश की, तो जवाब दोगे शेखावटी प्रदेश की। उसके बाद अगला अपना अध्ययन का विषय रहेगा नागौर उच्चभूमि। अर्ध शुष्क मरुस्थल की तीसरी हेडिंग के रूप में है नागौर उच्च भूमि। और नागौर उच्च भूमि की विशेषता देखिए अब, नागौर उच्च भूमि, नागौर यानी कि अभी अपन ने अध्ययन किया यहाँ से एक ऐसा क्षेत्र फैला हुआ है जिसका नाम है शेखावटी।
और यहाँ से एक ऐसा प्रदेश फैला हुआ है, इसका नाम आगे चल करके अपन अंतिम हेडिंग के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ एक नदी का बेसिन फैला हुआ है, इसको अपन बोलते हैं लूणी बेसिन। लूणी बेसिन। इस वाले क्षेत्र का नाम क्या है? तो इस वाले क्षेत्र का नाम लोगे नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। ये वाला क्षेत्र बीच में से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? नागौर उच्च भूमि। और इसको अभी अपन ने पढ़ा है, इसका नाम कौन सा है? शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश। यानी अभी जो अपने अध्ययन का विषय है वो कौन सा है? नागौर है उच्च भूमि। इस नागौर की भूमि के नीचे देखिएगा, नागौर जिले के भूमि के नीचे एक इस टाइप की चट्टानें पाई जाती है, और इन चट्टानों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो बताओगे माइका शिस्ट की चट्टानें। माइका शिस्ट की चट्टानें किस जिले के नीचे पाई जाती है? तो उस जिले का नाम लोगे नागौर है। और नागौर के अंदर कोई वर्षा का जल गिरता है तो वही वर्षा का जल इस तरीके से नीचे आएगा, और सेम उसी केशाकर्षण पद्धति या सिद्धांत के तहत पुनः वापस जब धरातल पर आता है और यहाँ पर पे कौन सी पानी की झीलों का निर्माण कर देता है? तो अब आपका जवाब होना चाहिए खारे पानी की झीलों का निर्माण है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कौन से जिले में पाई जाती है? तो उस जिले का नाम लोगे नागौर में पाई जाती है। इस नागौर के भूमिगत क्षेत्र के अंदर, यानी कि नागौर के यहाँ पे एक क्षेत्र मिलता है और उसके अंदर एक जल पाया जाएगा, उसको अपन बोलते हैं कौन सा जल है? भूमिगत जल। नागौर के भूमिगत जल में, और यहाँ के लोग जब ट्यूबवेल खुदवाते हैं और पाइपलाइन के माध्यम से जल निकालते हैं इस भूमिगत जल से, तो इस भूमिगत जल में, नागौर के भूमिगत जल में एक तत्व ऑटोमेटिक रूप से घुला हुआ है। उस तत्व का नाम कौन सा है? तो जवाब दोगे फ्लोराइड पाया जाता है। नागौर के भूमिगत जल में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो उस तत्व को बोला जाता है कौन सा? फ्लोराइड। और फ्लोराइड युक्त जल पीने से यहाँ के लोगों को एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं कौन सा रोग है? फ्लोरोसिस रोग है। और इस फ्लोरोसिस रोग के मुख्यतः कितने सिम्पटम्स है? तो बताओगे इसके 2 सिम्पटम्स पाए जाते हैं। एक इसका सिम्पटम्स क्या है? तो सुनोगे यहाँ के व्यक्तियों का दांतों का पीला पड़ना, दांतों का पीला पड़ना। और दूसरा इसका सिस्टम क्या है? सिम्पटम्स क्या है? तो सुनिएगा हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। यानी कि दूसरे इसके लक्षण हैं और उस लक्षण को बोलते हैं हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। और जैसे ही हड्डियां टेढ़ा मेढ़ी हुई, यानी कि रीढ़ की हड्डी एकदम से सीधी होनी चाहिए, ऐसी सीधी नहीं होकर के ऐसी टेढ़ी हो जाती है। और ऐसी टेढ़ी होती तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मौका मिलता है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बोलते हैं यो तो वांको हो गयो, मतलब कि इस पट्टी को बोला जाता है कौन सी पट्टी? तो बता दोगे बांका पट्टी, या फिर इसी को ही कौन सी पट्टी के नाम से संबोधित किया जाता है? तो बताओगे कुबड़ पट्टी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि राजस्थान में बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी क्या है, तो इसका जवाब इस तरीके से दोगे। ये जिला नागौर, और नागौर से इस तरफ आओगे तो एक जिला है, उस जिले का नाम कौन सा है? अजमेर। नागौर और अजमेर के मध्य, नागौर और अजमेर के मध्य लोग सबसे ज़्यादा किस रोग से ग्रसित है? तो उस रोग को बताओगे फ्लोरोसिस रोग से। फ्लोरोसिस रोग किस तत्व की अधिकता के कारण हो रहा है? फ्लोराइड। इसके फ्लोरोसिस रोग के कितने लक्षण हैं? दांतों का पीला पड़ना और हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। हड्डियां जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तब यहाँ पे इस पट्टी को बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी, तो बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी राजस्थान में किन 2 जिलों के बीच में पाई जाती है? इसे लिख दोगे नागौर और अजमेर के मध्य बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी पाई जाती है। और नागौर से ऊपर जाओगे तो यहाँ से एक जिला आता है, उस जिले का नाम है बीकानेर। नागौर के ऊपर स्थित जिले का नाम कौन सा है? बीकानेर है। और यहाँ पे एक तत्व अधिक पाया जाता है। नागौर और बीकानेर के बीच में एक खनिज की अधिकता है, वो खनिज कौन सा है? तो बता दोगे जिप्सम है। और इसी जिप्सम की अधिकता के कारण नागौर और बीकानेर के बीच के क्षेत्र को कौन सी पट्टी के नाम से पढ़ा जाता है? तो इसी को ही बोलते हैं कठोरता की पट्टी
या फिर इसी को बोला जाता है हार्डनेस पट्टी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये था राजस्थान का बीच वाला भाग जिसका नाम है नागौर है, उच्च भूमि के नाम से पढ़ा। और अब अपनी लास्ट हेडिंग बची जिसका नाम है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, तो ये भी क्या है, तो इसको भी व्यवस्थित रूप से समझिएगा आप। लूणी बेसिन है, लूणी बेसिन है। राजस्थान के नागौर उच्च भूमि के नीचे और नागपाड़ अजमेर से निकलती है और 6 जिलों में बहती है। उस नदी का नाम कौन सा है तो बता दोगे? वो नदी है लूणी नदी। और लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और जब इसके आसपास के क्षेत्र का बेसिन जब बनता है तो इसी को हम किसके नाम से पढ़ते हैं तो जवाब दोगे? इसी को बोला जाता है लूणी बेसिन। नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया जाता है? लूणी बेसिन है। और इसी को हम पहले किस नाम से पढ़ चुके हैं तो आपका जवाब होना चाहिए गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। इसको हमने राजस्थान के पहले सामान्य अध्ययन वाले टॉपिक के अंदर या राजस्थान के सामान्य परिचय वाले टॉपिक में इसको पढ़ा है। नेक्स्ट है, यानी कि जैसे आप इधर से आगे चलते आए तो ये लास्ट हेडिंग अपनी बचती है इसकी महान मरुस्थल की जिसका नाम है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन या फिर इसी को ही किसके नाम से पढ़ा जाता है तो जवाब दोगे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। लूणी बेसिन का क्षेत्र राजस्थान के किन किन जिलों तक पहुंच जाता है तो यहाँ से एक जिला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक। उस जिले का नाम कौन सा है? बाड़मेर। और एक जिला याद रखोगे, उस जिले का नाम कौन सा है? जालोर। यानी बाड़मेर जालोर के अंदर एक नदी का बेसिन स्थित है जिस नदी को बोला जाता है कौन सी नदी? लूणी नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसी लूणी नदी के बाड़मेर वाले जिले के अंदर एक 56 गोलाकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है। यानी 56 गोलाकार की पहाड़ियों को किस नाम से पढ़ा जाता है? 56 की पहाड़ियों के नाम से। इस तरीके से 56 पहाड़ियाँ लगातार फैली हुई है। अतः यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। और यही पहाड़ियाँ किन से बनी हुई है तो जवाब दोगे ग्रेनाइट से बनी हुई है। यानी कि राजस्थान की किन पहाड़ियों को ग्रेनाइट पहाड़ियाँ कहते हैं तो 56 की पहाड़ियाँ। जबकि यदि आपसे पूछ लें कि राजस्थान का कौन सा जिला ग्रेनाइट सिटी कहलाता है या राजस्थान का कौन सा जिला ग्रेनाइट का सबसे बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है तो उसका जवाब आपका जालोर होना चाहिए। 56 गोलाकार की पहाड़ियाँ और इन 56 गोलाकार की पहाड़ियों को किस नाम से पढ़ा जाता है तो जवाब दोगे 56 की पहाड़ियाँ। यदि आप ईमानदारी से सही ढंग से पढ़ रहे हो और व्यवस्थित नोट्स बना रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए राजस्थान में 56 का मैदान किन 2 जिलों के बीच में स्थित है और किस नदी की उत्तरी सीमा बनाते हैं, ये भी आप व्यवस्थित कमेंट कीजिए ताकि लगे हमें कि कौन कौन व्यवस्थित रूप से पढ़ रहा है और पहले की चीज़ें याद करते हुए भी कौन कौन है पढ़ रहा है। 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान की कौन से जिले में स्थित है तो उस जिले का नाम बता दोगे बाड़मेर में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में स्थित है। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों के ऊपर बीच बीच में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है तो इन पहाड़ियों को बताओगे हल्देश्वर की पहाड़ियाँ। हल्देश्वर की पहाड़ियाँ। यानी इन पहाड़ियों का नाम कौन सा है तो बता दोगे हल्देश्वर की पहाड़ियाँ। और इन्हीं हल्देश्वर की पहाड़ियों पर एक स्थान स्थित है, उस स्थान का नाम कौन सा है या एक गांव भी कह सकते हो जिस गांव का नाम है पीपलूद स्थान। इन्हीं हल्देश्वर की पहाड़ियों पर एक स्थान स्थित है, उस स्थान का नाम याद रखोगे पीपलूद स्थान। और वायुमंडल में ध्यान रखना, वायुमंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यही कारण है कि हमेशा पर्वतों पर बर्फ जमी रहती है। और हल्देश्वर की पहाड़ियाँ मारवाड़ क्षेत्र में इतनी ऊंची हो जाती है कि ये पीपलूद स्थान पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। पूरे पश्चिमी राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है तो उस स्थान को बताओगे पीपलूद स्थान। पूरे पश्चिमी राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। अतः इस पीपलूद स्थान को किस नाम से संबोधित किया जाता है तो बताओगे राजस्थान का
लघु माउंट आबू, राजस्थान का लघु माउंट आबू। या फिर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मारवाड़ का माउंट आबू, मारवाड़ का माउंट आबू, मारवाड़ का माउंट आबू, मारवाड़ का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे संबोधित किया जाता है, तो बताओगे पेपलोदिस्तान। किन पहाड़ियों पर है? हल्देश्वर की पहाड़ियाँ। और हल्देश्वर की पहाड़ियाँ किन पहाड़ियों पर बसी हुई है? 56 की पहाड़ियाँ पर बसी हुई हैं। इन्हीं हल्देश्वर की पहाड़ियों पर यहाँ पे एक किला बना हुआ है, या 56 की पहाड़ियों के आसपास में। उस किले का नाम कौन सा है, तो बता दोगे सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग राजस्थान में अपनी स्थिति कौन से जिले में रखता है, तो उसका नाम बताओगे बाड़मेर है। और ऐसे कहते हैं कि यदि जालोर दुर्ग को जीतना है तो किस दुर्ग को जीतना पड़ेगा? सिवाना दुर्ग को। अतः जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है, या चाबी कौन सा दुर्ग कहलाता है? सिवाना दुर्ग कहलाता है। और इन्हीं हल्देश्वर या इन्हीं 56 की पहाड़ियों पर एक स्थान स्थित है, उस पर्वत को बोला जाता है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत, यानी कि नाकोड़ा पर्वत भी अपनी स्थिति कौन से जिले में रखता है, तो उस जिले का नाम बता दोगे बाड़मेर में। और इसी नाकोड़ा पर्वत पर याद रखना, आज तक का सबसे बेस्ट कोई धर्म हुआ है तो कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। और जैन धर्म में अच्छा मार्ग बताने वाले व्यक्तियों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर नाथों के नाथ भगवान आदिनाथ हुए। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो भगवान महावीर स्वामी, यानी 24वें नंबर के कौन है? महावीर है स्वामी। और अभी तक टोटल 24वें, अभी अपने काम के जो यहाँ पे हैं वो 23वें नंबर के हैं। यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। भगवान पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर। और भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर कौन से पर्वत पर स्थित है, तो जवाब दोगे नाकोड़ा पर्वत पर है। अतः इस नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का किस नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो बताओगे राजस्थान का मेवा नगर। राजस्थान का मेवा नगर के नाम से किसको संबोधित किया जाता है? नाकोड़ा पर्वत को। जहाँ पर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 23वें। और जहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है कौन, तो जवाब दोगे भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। और लूणी नदी का बेसिन किन 2 जिलों में फैला हुआ है, तो जवाब दे दोगे बाड़मेर। और किस में फैला हुआ है? जालोर में। तो ये इस तरीके से राजस्थान के भौतिक विभाजन का सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट था, जिसका नाम है महान मरुस्थल, जिसको अपन ने सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका।